हेलो फ्रेंड, कल्प द ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ये जो लेक्चर हो रहा है, लेक्चर से रहा है, लेक्चर आपको भी पता है कि फिक्र भी कतार लेकर आ रहे हैं और आपको लगभग 30 जुलाई तक लगभग आपका कंप्लीट। ठीक है ना? चलिए, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़े थे, था क्या कंसेप्ट था, राज्य व्यवस्था कंसेप्ट था। ठीक है ना? आज हम लोग देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे था कि भारतीय संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है ना? यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन, आप हिस्ट्री से भी यहाँ से क्वेश्चन आता है और हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिक्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है ना? भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लोग देखेंगे। यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की क्या है उत्पत्ति और विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय के पारित किए गए नियमों और अधिकार जा सकता। ये कहां से खोजा जा सकता है? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो भारतीय स्वतंत्रता के पारित किए गए अधिकार और नियमों से क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसे दो समूह श्रृंखलाबद्ध किया जा सकता है। समूह, दो समूह इसको श्रृंखलाबद्ध किया जा सकता है। अब देखिए, श्रृंखला वो कौन सी है उसको हम लोग, सबसे पहला है कंपनी का शासन। इसका शासन है, कंपनी का शासन है। ठीक है ना? कंपनी का शासन। अब देखिए, कंपनी का शासन जो है 1773 से लेकर के कब तक है का शासन? 1858 तक। जबकि यहाँ पे देखिए क्राउन का शासन, क्राउन का शासन में देखिए 1947। तो यहाँ पे इसको दो समूह में श्रृंखलाबद्ध किया गया है। पहला कंपनी का शासन और दूसरा का शासन। देखिए, कंपनी का शासन में क्या देखना है? 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में विजय के ऊपर पानी अधिकार प्राप्त होने के बाद आरंभ हुआ। कंपनी का शासन कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है ना? तो शासन का प्रारंभ 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज विजय हुई, उसके उपरांत क्या हुआ? अधिकार प्राप्त हुआ। जबकि क्राउन का शासन, अगर क्राउन का शासन कब से आया? 1857 के बाद क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो का शासन, इसके पश्चात यहाँ पे 1764 सा युद्ध सर के, जबकि क्राउन का शासन पूछे तो 1857 के पश्चात प्रारंभ हुआ। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है। चलिए, तो आगे क्या बोला है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और इतिहास और महत्व, क्रम विकास। तो यहाँ पे कुछ डेटा है और डेटा के आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको एक बार फास्ट आप क्विक रूप से इसको देख सकते हैं। जल्द से हम इसको जल्द से जल्द करेंगे। 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में क्या है? व्यापारी के रूप में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, मतलब भारत आगमन होता है कब? ईस्वी में। ठीक है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 1765 में क्या होता है? शाह आलम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिए। कब? 1765 ईस्वी में क्या होता है? शाह आलम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पानी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना? आगे देखेंगे कि 1773 में यहाँ पे रेगुलेट। ठीक है? उसके बाद 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट से जाना जाता है। मतलब आप एक 81 को 81 में इंडिया एक्ट, इसको हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। 1873 चार्टर एक्ट, फिर आप देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, 1830 का चार्टर एक्ट, फिर यहाँ पे 1857 का विद्रोह होता है।
का जो शासन है के शासन के है। जबकि 1858 जो भारत शासन भारत शासन अधिनियम 1861, ठीक है ना, और 1892 और 1909 क्या है, भारतीय परिषद हम देखेंगे शासन मतलब यानी भारत शासन कुछ जो है 1867 1892 परिषद अधिनियम, जबकि 1919 में भारत शासन अधिनियम, 1932 कम्युनल अवार्ड, 55 कहते हैं देखेंगे, फिर 1935 भारतीय शासन अधिनियम और 1937 भारतीय का अधिनियम, इसमें देखेंगे हम लोग क्राउन का शासन में देखेंगे। ये एक फॉर्मेट है आपका, ठीक है ना, और इसको हम लोग अब डिटेल में का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, एक एक पॉइंट अच्छे से हम कि यहां से जो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, यहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी के शासन के अधीन जो है संवैधानिक, ये यहां पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्ट 1773, फिर हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट 1780, चार्टर एक्ट 1813 को देखेंगे, फिर चार्टर एक्ट 8 देखेंगे, चार्टर एक्ट 53 को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 20 का रेगुलेट देखते हैं। पहला नंबर इसमें क्या बोलता है कि बंगाल के गवर्नर पद, बंगाल का गवर्नर नाम दिया गया है ना, क्या नाम दिया गया इसको, बंगाल के गवर्नर जनरल पद को, गवर्नर पद को क्या नाम दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम। रेटिंग एक्ट क्या है कि बंगाल के बंगाल का गवर्नर जनरल दिया गया, जबकि दूसरे पॉइंट्स में कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन, बम्बे और मद्रास के गवर्नरों को इसके अधीन बंगाल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग 73 बात कर रहे। फिर तीसरा इसमें क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन का इसका आरंभ हुआ, प्रशासन का आरंभ हुआ, ठीक है ना। इसके नीचे आगे देखेंगे, तब तक आगे ये क्या, ईस्ट इंडिया एक्ट में आप शासन की दोहरी व्यवस्था, यानी वाणिज्यिक कार्यों के लिए ऑफ डायरेक्टर्स था, राजनीतिक कार्यों के लिए ऑफ कंट्रोल लागू, तब की बात है। ईस्ट इंडिया एक्ट क्या हुआ कि भारत में शासन की क्या हुई, दो था, इसमें क्या हुआ, वाणिज्यिक कार्य ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि राजनीतिक कार्यों के लिए ऑफ कंट्रोल क्या हुई, लागू की गई। नेक्स्ट में हम लोग एक पॉइंट कि ये कहता है कंपनी के अधीन क्षेत्रों किस अधिकार भारत का जो क्षेत्र थे, ठीक है ना, उसको क्या कहा गया, उसको आपको ब्रिटिश अधिकृत भारत का, ठीक है ना। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, तब तक फिर चार्टर एक्ट सकते हैं। चार्टर एक्ट में पहला पॉइंट्स क्या कहता है कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के अधिकार, यानी चाय और क्या कर दिया गया, समाप्त किया। यहां पे चार्टर एक्ट में आपने क्या देखा, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी का अधिकार, ठीक है ना, समाप्त कर दिया गया, सिर्फ किसको छोड़कर, चाय और वो है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखना है कि विज्ञान और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रावधान किए, ठीक है ना। इसमें चार्टर एक्ट 18 में क्या किया गया कि विज्ञान और शिक्षा के प्रोत्साहन के प्रावधान, ठीक है ना। फिर आते हैं चार्टर एक्ट
सा 833 मतलब 1833। इसमें पहला पॉइंट कहता है केंद्रीयकरण की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया। केंद्रीयकरण दिशा में क्या हुआ, पहला कदम बढ़ाया गया एक्ट में 1830 का जो चार्टर है उसमें। फिर क्या किया गया, दूसरा पॉइंट, काल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर काल के गवर्नर जनरल पद को क्या नाम दिया गया, भारत का गवर्नर पद दिया गया एक्ट में, चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि इस अधिनियम का एक अन्य नाम सेंट हेलेना एक्ट भी है। इस एक्ट का एक अलग नाम भी है और उसका नाम क्या है, सेंट हेलेना एक्ट भी है। ठीक है ना। एक का जो पॉइंट है, जब इसको स्किप करेंगे आगे आप लोगों का क्या है इसमें। फिर देखते हैं कौन सा, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 इसमें क्या कहता है, पहला पॉइंट, पहली बार गवर्नर कार्यकारी परिषद की और शासनिक शक्तियों अलग अलग, इसीलिए इसे भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या बोला है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि पहली बार गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की आई और प्रशासनिक शक्तियों अलग अलग किया गया, तो अलग अलग किया गया यानी ढाई और एक कार्यकारी शक्तियों को क्या किया गया, अलग अलग किया गया। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ होता है, यानी भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ इस एक्ट के तहत माना जाता है। सा चार्टर एक्ट है 1853। क्लियर है। आगे देखेंगे, इसी में कहता है भारतीयों संविदावध शिविल में शामिल होने की अनुमति, यानी यहां पे सिविल सेवा में, ठीक है ना, एक्ट के तहत 1800 जो एक्ट है उस एक्ट के तहत भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने दी गई कि, ठीक है ना। जितने भी एक्ट्स हैं उसके कुछ और पॉइंट्स भी है जिसको हम लोग देखेंगे। एक बार इसको हम लोग फिर से अच्छे से देख सकते हैं। क्या है, ये है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है इसमें कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है। इस 5 पॉइंट्स को आपको बेहतर से समझना है, पढ़ना है। ठीक है ना। क्वेश्चंस यहीं से आपको, फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहां पे आप देखेंगे कि लगातार 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है ना, कौन सा 84 वाला, ये 3 पॉइंट्स को आपको देखना होगा। फिर चार्टर एक्ट यहाँ पे 1813 वाला देखें, यहाँ पे कितना पॉइंट्स है, 1, 2 और 3, इसमें भी कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। अच्छे से इसको देख लेंगे। फिर आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 में 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, ठीक है ना। 1853 का जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें आप देख सकते हैं लॉर्ड विलियम भारत का पहला गवर्नर बना, भारत का पहला गवर्नर, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेटिक बना। और कौन सा एक्ट है, 1800 कौन सा 35 वाला एक्ट है। चाय के व्यापार और चीन, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया। इसमें है आपको 1833 का चार्टर एक्ट। इस पॉइंट्स को याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया था कौन सा, ये 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें भी, और ये जो 3 पॉइंट्स है आवश्यकता है अच्छे से समझने की आवश्यकता, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं पॉइंट्स में, पॉइंट्स में क्या क्या है सकते हैं। यहाँ पे पहला पढ़ा कंपनी का, अब आप देखेंगे क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के संवैधानिक दास, ठीक है ना। क्या देखेंगे,
क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन संवैधानिक विकास को देखेंगे। और अब क्या क्या होगा, इस पॉइंट्स को बार देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला है भारतीय शासन अधिनियम। देखिए यहां पे देखते हैं, पहला क्या देखे, कंपनी का शासन। अब यहां पर किसका देख रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत ये सारे अधिनियम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये है 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। तो यहां पे क्या बोला है कि भारत पर शासन भार को कंपनी से हटाकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। क्या कहता है 1858 जो है भारतीय शासन अधिनियम, इसका पहला जो पॉइंट है ये कहता है कि भारत पर शासन के भार को कंपनी से हटा दिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन, है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय का पद, गवर्नर जनरल का अब नाम क्या दिया गया, भारत का वायसराय। क्लियर है, ठीक है ना। फिर देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1861। इसमें बोलता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि शामिल करने की शुरुआत हुई। याद रखेंगे कि जो विधि निर्माण प्रक्रिया है इसमें भारतीय प्रतिनिधियों की शुरुआत किस एक्ट के या किस अधिनियम के तहत की गई, यहाँ पे बताएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1961। क्लियर है ना। नेक्स्ट कहता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की ढाई शक्तियों को बहाल कर दिया। याद रखेंगे केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट, ठीक है ना, इसकी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया गया। कौन से एक्ट के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा 1861, ठीक है। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या कहता है, यह और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। तो देखिए 1892 का जो शासन अधिनियम है इसमें क्या कहता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में किसको बढ़ाया गया, गैर सरकारी सदस्यों को भी बढ़ाया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहता है विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, ठीक है ना, एक्ट के तहत 1892 एक्ट के तहत। और इसमें क्या किया गया, जैसे कि बजट पर चर्चा इत्यादि करना, बजट पर चर्चा करना और भी कई सारे कार्य हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, विस्तार का प्रयास किया गया। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो में कहा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट पर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या क्या की गई, बढ़ाई गई। केंद्रीय और विधान इसकी संख्या बढ़ाई गई, सदस्य है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। तो याद रखेंगे कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया, तो अधिनियम था, तो भारतीय शासन अधिनियम कौन सा, 1909 का जो भारतीय शासन अधिनियम से मार्को मिंटो कहा जाता है ना। इसमें सबसे जो मेन मुद्दा है वो क्या कहता है कि पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया, ठीक है ना। आगे देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1919, इसका क्या पॉइंट है, इसे चेम्सफोर्ड सुधार कहता है। भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1909, उसको क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट
नाम से जाना जाता है। जबकि भारतीय शासन अधिनियम 1919 को क्या बोला जाता है? चेम्सफोर्ड और का है। तो देखिए, ठीक है ना। फिर इसमें अगला पॉइंट क्या कहता है कि उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई इस अधिनियम के तहत, भारतीय शासन अधिनियम 1919। ठीक है ना। फिर इसमें क्या किया गया? प्रांतीय स्तर पर हायरकी अर्थात द्वैध शासन का, ठीक है ना, याद रखिएगा, द्वैध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम का? वैध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम का बताइए? वो शासन अधिनियम 1900 के तहत। फिर है, आगे देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसमें देखते हैं कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करके अखिल भारतीय संघ का गठन प्रावधान याद रखेंगे। इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 में क्या होता है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों सी रियासतों को शामिल किया जाता है और शामिल के क्या बनाया जाता है? तो भारतीय अखिल भारतीय संघ बनाया जाता है, इसका गठन किया जाता है अखिल। है आगे देखेंगे, यहाँ पे 3 सूचियां, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती, 3 सूचियां इसमें ऐड होता है। आप देखेंगे अभी भी वर्तमान में 3 सूचियां हैं। कौन? संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता, ठीक है ना, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सूची पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार। जबकि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी कानून बना है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। अगर विवाद जैसा कोई मुद्दा हो जाए, अगर चस्वती समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर के चस्वता की मुद्दा आ जाए, उसमें प्रधान कौन का, यानी जो विवाद का अगर विवाद आ जाए दोनों के बीच में, तो इसकी बातों को माना जाएगा, तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना। ये है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रांतीय स्तर पर क्या हुआ? डायरकी व्यवस्था को समाप्त कर आगे इसे देखिए ये क्या बनाया गया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1940 है। अब ब्रिटिश शासन का क्या होता है? हो जाता है अधिनियम 1947 में क्या होता है? शासन का अंत हो जाता है और यहाँ पे वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त, पदों की समाप्ति हो जाती है अधिनियम के तहत। भारतीय शासन 46 के तहत कौन सा? वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ क्या स्टेट फॉर क्या की जाती है? समाप्ति। जबकि आगे देखेंगे संविधान सभा को संविधान के उसे अपनाने या अंगीकरण करने की शक्ति भी 1847 का जो भारतीय शासन अधिनियम है या अधिनियम है, इसमें क्या किया जाता है? संविधान सभा मिलती है शक्ति। ये तो आपका जो क्राउन के अंतर्गत जो नियम है, इसको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 6 पॉइंट इसमें हुए। आगे में और भी आप लोगों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी हैं, तो आप देख क्या ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देख सकते हैं आगे। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे क्या कहता है इसमें। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके दोहरी व्यवस्था का अंत किया गया। ठीक है ना। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त व्यवस्था का
किया गया। सा है एक्ट है 100। फिर लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनता है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का क्या बनता है, पहला वायसराय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो दूसरा एक्ट है उसमें कहता है बंगाल, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में विधान परिषदों का क्या किया गया, गठन। उसमें बंगाल या उत्तर पश्चिमी का जो सीमांत प्रांत है उसमें विधान परिषदों का क्या किया गया, गठन। नेक्स्ट जो है इसमें क्या बोला है, विधान परिषदों के सदस्यों की शक्तियों दायरे का विस्तार किया गया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। ठीक है ना। फिर इसमें क्या है कि कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, जैसे कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है ना। तो आपका स्टेट का है। फिर यहाँ पे देखिए स्तर पर द्विसदनीय, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 1935, ये है 1907, ये है 1920 और ये है 1900। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली का प्रारंभ होता है। फिर पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती। तब इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है 1900 से। ठीक है ना। आगे देखेंगे सिख ईसाई, सिख भारत ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोप पृथक निर्वाचक मंडल का है कौन सा, वो 1919 प्रावधान है। जबकि 1935 में आप देख सकते हैं प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ठीक है ना। फिर क्या है इसमें, वंचित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों तक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। 1935 का जो अधिनियम है वंचित वर्गों, महिलाओं के, मजदूरों के पृथक निर्वाचक मंडल क्या किया गया, विस्तार किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 1947 का जो है उसी रियासतों भारत या पाकिस्तान शामिल हो या स्वतंत्र छूट दी। तो 1947 का अधिनियम है उसमें क्या कहता है, लास्ट पॉइंट उसका, सी रियासतों को भारत में, भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहने की अनुमति दी गई। है ना। कौन सा एक्ट है, 1947। ठीक है ना। भारतीय भारतीय अधिनियम, सी रियासतों या भारत के पाकिस्तान, भारत में रहे नहीं तो पाकिस्तान में नहीं रह सकता है। ठीक है ना। चलिए ये था एक्ट, और इसमें कुछ पॉइंट्स और भी है आप देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया। ठीक है ना। ये सा एक्ट है, आप आएंगे हम, है ना। ये 1935 का है कि 1947 का अधिनियम है या 1919 के अधिनियम है, आप कमेंट करके है कि भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायपालिका का गठन इस अधिनियम के तहत आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो है ना, आप दो पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से एक या दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, तो इस पॉइंट्स को मैं पहले ही बता दूं, आप जरूर पढ़ें, जरूर रिवीजन करें, अच्छे से रिवीजन करें। पहला क्या है कि कंपनी के शासन के संवैधानिक विकास, और इसमें जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833 और 53 का है। इसको आप एक बार से जो मैंने बताया है बोर्ड में, क्लास में बताया गया है, जो बोर्ड दिया गया है उस पर ढंग से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। फिर उसके जस्ट नीचे मैंने आपको बताया क्या कि क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के संवैधानिक विकास, और इसमें मैंने बताया भारतीय शासन अधिनियम 1800 संबंध प्रावधान को बताया। फिर भारतीय शासन अधिनियम 1961 के संबंध में बताया। फिर 1892, फिर 1909, 1935, 1937,
शासन अधिनियम संबंधी आपको ये कुछ पॉइंट आया है। इस पॉइंट